हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं आपके सामने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं, जो टॉपिक है आपका सेट ऑफ, जो आपको सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 में देखने को मिलता है। सेट ऑफ को हिंदी में मुजरा भी बोलते हैं। और जरा इस बात को आप जान लीजिएगा, इसके कंसेप्ट को समझना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज बहुत अच्छे से आप इसे समझा पाऊँ। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं प्लेंटिफ की, यानी कि प्लेंटिफ जिसे हम बोलते हैं वादी, और जब प्लेंटिफ द्वारा कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो कोई भी सिविल सूट तब इंस्टीट्यूट होता है जब प्लेंटिफ कोर्ट में प्लेंट फाइल करता है, और जैसे ही जो प्लेंट यानी कि वाद पत्र है वो एडमिट हो जाता है, तो इसी को हम जानते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। यानी कि जैसे ही प्लेंट एडमिट हो जाता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। अब सिविल सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को एक समन्स इशू किया जाता है, और समन्स इशू करने के पीछे ऑब्जेक्ट ये है ताकि डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि उसके खिलाफ कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, और तब डिफेंडेंट समन की सर्विसिंग के 30 डेज के अंदर जवाब दावा, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, वो कोर्ट में फाइल कर सके। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो डिफेंडेंट की तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, यानी कि जिसे हम रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन बोलते हैं, लेकिन जब अब सोचिए आप जरा, यहां पर जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर रहा है, यानी कि प्लेंटिफ केस इंस्टीट्यूट करके कोई क्लेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई क्लेम करना चाहता है, कोई दावा करना चाहता है, यानी कि वो कोई रिलीफ डिफेंडेंट से चाहता है। लेकिन यहां पर जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यानी कि जब डिफेंडेंट पे समन्स की सर्विसिंग हो जाती है, तो अब डिफेंडेंट को उस प्लेंट का आंसर देना होता है, उसका जवाब देना होता है, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है वो प्लेंटिफ की तरफ से किया जा रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर डिफेंडेंट कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जनरली जो क्लेम किया जाता है वो कौन करता है, प्लेंटिफ कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा हो कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो अपने WS में प्लेंटिफ के अगेंस्ट काउंटर कर दे, प्रति दावा कर दे, काउंटर क्लेम कर दे, तो यानी कि अब जो डिफेंडेंट है वो उसी केस में अपने WS में प्लेंटिफ के अगेंस्ट क्लेम कर रहा है कि मुझे प्लेंटिफ से ये दिला दिया जाए, मुझे ये रिलीफ दिलाया जाए। यानी कि एक एग्जांपल देखिए, यदि प्लेंटिफ 5 लाख रुपए की रिकवरी के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर रहा है, और जब डिफेंडेंट उस प्लेन का आंसर रिटन स्टेटमेंट के रूप में दे रहा है, तो डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में हो सकता है कि डिफेंडेंट का ये कहना हो कि प्लेंटिफ ने किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में मुझसे 25,000 लिए थे, 25,000 रुपीज लिए थे, तो डिफेंडेंट इन 25,000 रुपीज को क्लेम करना चाहता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। तो ये 25,000 रुपीज वो रुपीज थे जिसके लिए डिफेंडेंट चाहता तो प्लेंटिफ के अगेंस्ट अलग से केस इंस्टीट्यूट करके प्लेंटिफ से उसे लीगली रिकवर करा सकता था। लेकिन जब उसने देखा डिफेंडेंट ने कि प्लेंटिफ 5 लाख रुपए के लिए मेरे ऊपर एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो डिफेंडेंट ने सोचा कि मैं अलग से 25,000 की रिकवरी के लिए प्लेंटिफ पे अलग से केस इंस्टीट्यूट करने के बजाय क्यों ना मैं अपने रिटन स्टेटमेंट में ये 25,000 रुपीज का क्लेम प्लेंटिफ के अगेंस्ट कर लूं। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेट ऑफ। इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ, यानी कि मुजरा, जिसका कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है ऑर्डर 8 रूल 6 में। लेकिन हम ये बात देखेंगे कि जब डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम करता है, तो एक सेट ऑफ होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, इसके बारे में जब हम ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ते हैं तो उसमें से आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती है, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यहां पर यह कह रहा है कि सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो केस इंस्टीट्यूट किया जा रहा है प्लेंटिफ की साइड से, पहले इस बात को आप जान लीजिएगा, सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। यानी कि वादी की तरफ से, प्लेंटिफ की तरफ से जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, वो केवल किसके लिए होना चाहिए, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, धन की वसूली संबंधी बात होना चाहिए, पहली बात। एक बात
और इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, और दूसरी बात जान लीजिएगा कि मनी मस्ट बी असर्टेन, यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्लेंटिफ केस इंस्टीट्यूट करने जा रहा है, पहली बात वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, और वो जो रिकवरी ऑफ मनी है वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि एक जो धन की वसूली है वो अभिनिश्चित राशि होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट प्लेंटिफ्स डिमांड। अब इस बात को भी बहुत अच्छे से जानेंगे। ये कह रहा है कि देखिए मैंने अभी आपको ये बताया कि यदि मैं प्लेंटिफ होता और मैंने आपके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट किया, आपके ऊपर समन्स की सर्विसिंग होने के बाद जो रिटन स्टेटमेंट है, आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करोगे ना कोर्ट में आके, प्लेन का जवाब दोगे ना आप, तो जो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो उसी के साथ यदि आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हैं प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो आपको WS के साथ ही सेट ऑफ के पर्टिकुलर्स देने चाहिए। तो पहली बात है कि आप सेट ऑफ कब क्लेम करते हो, जब प्लेंटिफ आपके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट करता है, आपके खिलाफ कोई डिमांड करता है, तो उस डिमांड के अगेंस्ट डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करता है। और यही बात लिखी है कि डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट प्लेंटिफ्स डिमांड, यानी कि वादी की मांग के विरुद्ध जो प्रतिवादी है वो मुजरे का दावा करता है, यानी कि सेट ऑफ क्लेम करता है। दो बात। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आप डिमांड करोगे, यानी कि जो आप सेट ऑफ क्लेम करोगे, जो डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करेगा, वो भी ध्यान रखना वो भी एक असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि वो भी एक अभिनिश्चित धनराशि होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि एनी असर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि आप जो सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, आप सेट ऑफ डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो वो करे, लेकिन वो भी एक असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। यानी कि मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि सपोज ऐसा होता कि मैं प्लेंटिफ होता और आप डिफेंडेंट होते, और मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा भंग किया है, तो मैं आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन के लिए मैं केस इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, यानी कि मुझे अब आपसे चाहिए प्रतिकर। तो यहां पर जब मैंने आपके ऊपर केस इंस्टीट्यूट किया, तो यहां पर क्या जो कंपनसेशन मिलेगा, क्या वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी है, क्या वो एक निश्चित धनराशि है, क्या नहीं है। या फिर मैं वाइस वर्सा की बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जो आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं वो भी एक असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मान लीजिए मैं प्लेंटिफ, आपके ऊपर 5 लाख रुपए के लिए मैंने केस इंस्टीट्यूट किया, मैंने 5 लाख रुपए के लिए केस इंस्टीट्यूट किया प्लेंटिफ ने, जो एक असर्टेन सम ऑफ मनी है। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन यदि ऐसा होता कि अब डिफेंडेंट अपने WS में सेट ऑफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, और वो क्लेम क्या कर रहा है, वो क्लेम ये कर रहा है कि उसका ये कहना है डिफेंडेंट का कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कभी कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिफ ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, संविदा भंग किया, और अब डिफेंडेंट उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लेंटिफ के अगेंस्ट कंपनसेशन का अलग से एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था। लेकिन आप ये बताइए, अब जो डिफेंडेंट है उस कंपनसेशन के लिए जो वो प्लेंटिफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेंटिफ ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिफेंडेंट इसी केस में, जो प्लेंटिफ का केस है, इसी केस में वो सेट ऑफ क्लेम करना चाहता है। तो क्या सेट ऑफ क्लेम कर सकता है? वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो डिफेंडेंट की ओर से कंपनसेशन का जो सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी नहीं होता, क्योंकि जो कोर्ट है वो कंपनसेशन कुछ भी दिला सकता है, और वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी या अभिनिश्चित धनराशि नहीं होती। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हैं वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए ही हो सकता है। इसके बाद ये लिखा है कि लीगली रिकवेबल बाय डिफेंडेंट, लीगली रिकवेबल बाय डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ, यानी कि जो आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, जो प्रतिवादी प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, मुजरे का दावा कर रहा है, वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए, वो ऐसा क्लेम होना चाहिए जो वो प्लेंटिफ से लीगली रिकवर करा सकता हो। यानी कि ऐसा होता कि जैसे मैं प्लेंटिफ और मैंने आपके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया, मैंने सपोज 5 लाख रुपए के लिए मैंने आपके ऊपर केस इंस्टीट्यूट किया, और ऐसा हो सकता है कि मैंने कभी, डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिफ ने कभी किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में 25,000 रुपीज लिए थे। कितने लिए थे? 25,000 रुपीज लिए थे। ये 25,000 रुपीज के लिए डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ही केस में सेट ऑफ क्लेम करना चाह रहा है, कितने का? 25,000 का। और मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि ये एक असर्टेन सम ऑफ मनी है,
लेकिन ठीक है, आप 25,000 रुपीज के लिए सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये 25,000 रुपीज वो अमाउंट होना चाहिए जिसके लिए डिफेंडेंट अलग से प्लेंटिफ अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट करता तो कोर्ट उसको रिलीफ देती, कोर्ट उसको रिलीफ दिला सकती थी। लेकिन यदि ऐसा होता कि ये आप लीगली रिकवर नहीं करा सकते, जैसे ये जो 25,000 रुपए आप क्लेम कर रहे हो प्लेंटिफ से उसी केस में, यदि ये लिमिटेशन लॉ द्वारा बार्ड होता तो क्या होता, ये लिमिटेशन लॉ ने बार्ड कर रखा था, ये आप रिकवर नहीं कर सकते थे प्लेंटिफ से, या एक सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करके भी नहीं कर सकते थे। और यदि आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हैं कि यदि ये लीगली रिकवेबल नहीं है इस समय, तो भाई इसका आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यदि डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करना चाहता है तो जिस समय आप ये सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो ये लीगली रिकवेबल होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद ये लिखा है नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और जो आप ये क्लेम कर रहे हो ये न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए तक का यदि डिस्प्यूट है तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वो है सिविल जज जूनियर डिवीजन, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की पिक्यूनियरी जुडिक्शन या धन संबंधी अधिकारिता है वो 5 लाख रुपए तक का है। अब मान लीजिए जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट 5 लाख रुपए की रिकवरी के लिए केस इंस्टीट्यूट कर रहा है, ठीक है, कर सकते हैं आप, और आप कहां जा रहे हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। तो यहां पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास 5 लाख रुपए तक का पिक्यूनियरी जुडिक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर डिफेंडेंट जो उसी केस में प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहा है वो 25,000 का सपोज अमाउंट ना होके 7 लाख होता, कितना होता, 7 लाख होता। तो ये बताइए जो डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट उसका अमाउंट 7 लाख है, यानी कि ये कोर्ट की पिक्यूनियरी जुडिक्शन से कहीं ज्यादा है। तो आप ये बताइए अब इस मामले में क्या जो डिफेंडेंट है 7 लाख का क्या सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, आंसर है नो, नहीं। यानी कि यदि आप डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हैं तो वो कोर्ट के पिक्यूनियरी जुडिक्शन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर मैंने लिखा है नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसके बाद ये आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये लिखा है बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट। यहां पर एक वर्ड आ रहा है कैरेक्टर, कैरेक्टर का मोटे तौर पे मतलब होता है हैसियत, आपकी कैपेसिटी। अब इस बात को आप ध्यान रखना कि मान लीजिए प्लेंटिफ, मैं प्लेंटिफ, और जब मैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर रहा हूं तो मेरा कोई ना कोई कैरेक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि मान लीजिए मैं एक पब्लिक सर्वेंट था और बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट मैंने आपके खिलाफ कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया, लेकिन उस केस में जब डिफेंडेंट मेरे अगेंस्ट प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम करना चाहता है तो वहां पर हमारी दोनों पार्टीज की जो कैपेसिटी थी, जो कैरेक्टर था, वो चेंज हो चुका है। यानी कि जब मैंने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया तो मेरा कोई कैरेक्टर होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं तो मेरा पब्लिक सर्वेंट वाला कैरेक्टर है, और जब मैंने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया तो उसका भी कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई हैसियत होगी। लेकिन जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम करना चाहता है तो यहां पर दोनों पार्टीज के कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं, तो आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। और इसका मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज ऐसा होता, इसमें आप ऑर्डर 8 रूल 6 में पहला इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी, और ये जो इलस्ट्रेशन है वो कैरेक्टर के ऊपर ही है। यानी कि इस बात को पहले आप जाने कि यदि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर केस इंस्टीट्यूट कर रहा है तो उस केस में दोनों पार्टीज का जो कैरेक्टर है, जब डिफेंडेंट सेट ऑफ करे तो भी दोनों पार्टीज का वही सेम कैरेक्टर होना चाहिए जो प्लेंटिफ के केस में दोनों पार्टीज का था। जैसे मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा ऑर्डर 8 रूल 6 का। इस केस में सपोज ऐसा होता, जो ए है उसने अपनी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी विल कर दी, बीक्विस्ट कर दी, वसीयत कर दी किसको, बी को, कितने रुपए की, 2,000 रुपए की। यानी कि ए ने 2,000 रुपए का जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम बीक्विस्ट कर दी, किसके नाम वसीयत कर दी, बी के नाम। और इसके बाद ए की जो बची कुची प्रॉपर्टी थी, ए ने वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम विल कर दी, सी के नाम। तो यहां पर मैं सी को क्या बोल रहा हूं, रेजिडुअरी लीगेटी। इसका मतलब ये हो गया कि ये है अवशिष्ट वसीयतदार,
ये है अवशिष्ट वसीयतदार। देखिए जिसके नाम विल की जाती है उसको हम लीगेटी या वसीयतदार बोलते हैं। तो ए ने पहले तो बी के नाम अपनी 2000 रुपए की प्रॉपर्टी विल की, बात खत्म हो गई। इसके बाद ए की जो भी बची कुची प्रॉपर्टी थी वो उसने किसको विल कर दी, सी के नाम विल कर दी। किसके नाम विल की, सी के नाम। इसलिए हमने इसको नाम दिया है रेजिडुअरी लीगेटी। और साथ ही साथ ये उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर भी बनाया गया। क्या बनाया गया, निष्पादक। ठीक है, इसके बाद ये बात यहां पर खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जो बी था उसकी डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है। और यहां पर जो बी के 2000 रुपए हमने उसके नाम विल किए थे, अब चूंकि बी की पहले ही डेथ हो चुकी है तो इन 2000 रुपए के लिए जो डी था वो बी का एग्जीक्यूटर था। बी का यानी कि एग्जीक्यूटर नहीं, यानी कि जो इसका चीज बस कह लीजिए, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है। तो यहां पर बी की डेथ हो गई लेकिन 2000 रुपये अभी बी को नहीं मिले थे। तो इन 2000 रुपये के लिए जो डी था वो बी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था। कौन, क्या अपॉइंट किया गया था, डी को क्या हमने अपॉइंट किया था, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, यानी कि प्रशासक अपॉइंट किया था। यानी कि यहां पर बी यदि जीवित होता तो ए के मरने पर 2000 रुपए किसको मिल जाते, बी को मिल जाते। लेकिन बी की पहले ही डेथ हो गई और इन 2000 रुपए के लिए हमने जो डी था वो बी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया था। अब ये वाली बात खत्म हो गई। और अब आप सोचिएगा यहां पर एक सी की जो कैपेसिटी है, सी का जो करेक्टर है वो क्या है, एग्जीक्यूटर के रूप में या रेजिडुअली लीगेटी के रूप में सी का करेक्टर था। और यहां पर जो डी है उसका एक करेक्टर है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बी। यहां बात खत्म हो गई। अब यहां ध्यान देते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना, इस मामले में करेक्टर सी का क्या है, ये वाला करेक्टर है, और बी की जो हैसियत है, जो करेक्टर है वो ये है। यहां पर बात खत्म होती है। फिर एक नया मैं बात लेके चलूंगा इसी इलस्ट्रेशन में। अब मान लीजिए ऐसा होता कि मैं बात करूंगा अब एक नए एग्जाम्पल की इसी इलस्ट्रेशन में। अब ये दूसरी कहानी चलेगी हमारी। और देखिए आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए ऐसा होता कि एग्जाम्पल यहां पर मैं सीधे सीधे दे रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 करेक्टर होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होती है जिसे हम बोलते हैं श्योरिटी, ये होता है प्रतिभू, ये होता है प्रतिभू। और यहां पर मैं जो प्रतिभू दिखाऊंगा वो मैं डी को दिखाऊंगा। एक होता है जो सॉरी, यहां पर जो प्रतिभू या श्योरिटी है वो हमारा, देखिए 3 करेक्टर मैं आपको पहले लेके चल रहा हूं। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। और यहां पर एक जो मैं यहां पर जो डी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसकी बी की प्रॉपर्टी का, तो वो तो था डी एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर मैं एक नया एक कहानी लेके आ रहा हूं आपके सामने। यहां पर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं तो उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, एक श्योरिटी होता है, एक प्रिंसिपल डेटर जिसे हम बोलते हैं मुख्य ऋणी, जिसे हम बोलते हैं मुख्य ऋणी, और एक होता है क्रेडिटर जिसे हम बोलते हैं लेनदार, इसे हम क्या बोलते हैं, लेनदार। अब यहां पर मैं ये भी समझा दूं कि यहां पर जो लेनदार था वो है सी। मैं यहां पर करेक्टर लेकर आऊं, ये सी यहां पर क्रेडिटर है और वी वाला डी यहां पर श्योरिटी है। मतलब एग्जांपल सुनिए पहले आप मुझसे। सपोज ऐसा होता, और प्रिंसिपल डाटा कोई भी है, यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। अब ऐसा होता कि यहां पर डी मैं हूं, श्योरिटी मैं हूं, मैं और मेरा एक फ्रेंड जिसे मैं चलो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जेड, इसका मैं नाम लिख देता हूँ जेड। अब मान लीजिए मैं डी और जेड हम दोनों नोन थे और हम दोनों सी की शॉप पे चले गए। सी की जो सी है उसका गारमेंट्स की शॉप है। तो डी और जेड यानी कि डी में और जेड हम दोनों एक दूसरे के नोन थे और हम दोनों सी के पास चले गए उसकी शॉप पे। अब हो सकता है कि डी और सी भी एक दूसरे को जानते हों। अब हुआ क्या, वहां पर जेड ने डी से कहा जाए, यानी कि यहां डी में हूं, जेड ने डी यानी कि मुझसे कहा कि मुझे सी की शॉप पे जो गारमेंट्स की शॉप थी मुझे एक शर्ट पसंद आ रही है। जेड ने डी से कहा कि मुझे एक शर्ट पसंद आ रही है। तो डी ने जेड से कहा भैया ले लो क्या बात है। लेकिन जेड का ये कहना था कि मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। तो डी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सी से कह देता हूं कि आपको शर्ट आज दे देंगे।
लेकिन एक काम करना, आप कल आके उनके पैसे दे देना, 1000 रुपए की शर्ट है तो भैया आप 1000 रुपए से दे देना। अब मैंने डी ने जो श्योरिटी है उसने सी से कहा कि भाई जेड को एक शर्ट पसंद आ रही है, आप मुझे शर्ट ले जाने दीजिए। लेकिन सी का ये कहना था, और मैंने डी ने ये भी कहा कि भाई तुम जेड को शर्ट ले जाने दो और ये कल आके शर्ट के पैसे दे देगा। लेकिन सी को ये डर था कि शर्ट के पैसे नहीं आए तो सी ने डी से कहा कि देखो भाई यदि तुमने शर्ट के पैसे नहीं दिए, यानी ये जेड कल आके मेरे शर्ट के पैसे नहीं देता तो क्या होगा। तो डी का ये कहना था मेरी गारंटी है, यदि जेड कल तुम्हारे पैसे शर्ट के पैसे आके नहीं देता तो मैं तुम्हारे 1000 रुपए पे कर दूंगा। तो यहां पर डी ने क्या जेड के 1000 रुपए के लिए क्या गारंटी नहीं ली, ये गारंटी ली गई है। और अब यहां पर जो गारंटी ली है तो अब जो डी का जो करेक्टर है वो क्या है, श्योरिटी के रूप में। इसी को हम प्रतिभू बोलते हैं, इसी को हम श्योरिटी बोलते हैं। तो यहां पर डी का जो करेक्टर है वो क्या है, श्योरिटी के रूप में। और ये जेड जिसने शर्ट ली थी ये मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेटर है, क्योंकि भैया 1000 रुपए तो बेसिकली इसको ही देने थे ना, इसी ने तो डेप्ट लिया था, इसी ने तो ऋण लिया था। तो यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसे व्यक्ति को जो जिसने शर्ट ली है उसे हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। जिस व्यक्ति से हमने वो शर्ट परचेज की थी उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, और यहाँ पर क्रेडिटर कौन है, हमारा सी है। तो इस केस में सी का जो कैरेक्टर है वो क्या है, क्रेडिटर का है, ये लेनदार है, इसी तो 1000 रुपए वसूल करेगा ये। तो यहाँ पर देखिए इस मामले में जो डी है उसका कैरेक्टर क्या है, श्योरिटी का है, और जो सी है उसका कैरेक्टर क्या बन गया, क्रेडिटर का बन गया। ठीक, अब इधर देखिए आप, इधर हमने जो हमारा पहला एपिसोड चल रहा था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ए ने बी के नाम 2000 रुपए का बिल किया और जो रेजिडुअरी लीगेटी था उसे सी को बना दिया। इसके बाद बी की डेथ हो जाती है, तो इस बी के जो प्रॉपर्टी बाद में 2000 रुपए बी को मिलने थे, यदि वो जीवित होता तो 2000 रुपए बी को मिलते, लेकिन चूंकि इसकी डेथ हो चुकी है तो इन 2000 रुपए के लिए डी बी का एडमिनिस्ट्रेटर बना। अब हुआ क्या कि ए के मरने के बाद ए की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब सी ने अपने पास अपने कब्जे में ले ली, और इवन ये 2000 रुपए भी सी ने अपने कब्जे में ले लिए, जबकि ये 2000 रुपए किसके थे, बी के थे। चलो बी की डेथ हो गई थी तो ये प्रॉपर्टी बी के हायर्स को नहीं जानी चाहिए थी, और डी बी की 2000 रुपए की प्रॉपर्टी के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था। तो क्या जब ये देखे डी कि भाई मेरे तो 2000 रुपए जो बी के 2000 रुपए थे वो तो सी ने अपने पास अपने कब्जे में ले लिए, तो क्या ये डी एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते क्या सी के ऊपर इन 2000 रुपए के लिए क्या सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, क्या सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, या सुनो करेगा, बिल्कुल। तो इस केस में एडमिनिस्ट्रेटर डी ने, यानी कि किस कैरेक्टर में, डी किस कैरेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसने सी के ऊपर जिसका क्या कैरेक्टर था, रेजिडुअरी लीगेटी था, एडमिनिस्ट्रेटर ने इसके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर दिया 2000 रुपए की रिकवरी के लिए। ये बात खत्म हो गई। अब यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर डी है वो कौन बन गया, प्लेंटिफ बन गया। कौन बन गया, प्लेंटिफ। और इस प्लेंटिफ ने इन 2000 रुपए के लिए सी जो यहां पर अब कौन हो गया, डिफेंडेंट हो गया, डिफेंडेंट पे केस इंस्टीट्यूट कर दिया। तो यहां पर प्लेंटिफ का कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर का था और डिफेंडेंट का कैरेक्टर रेजिडुअरी लीगेटी या एग्जीक्यूटर का था। जब डिफेंडेंट के ऊपर केस हुआ तो इसने अपने रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम किया। सेट ऑफ किस चीज का क्लेम किया, सेट ऑफ उस शर्ट के पैसों का, 1000 रुपए का। अब डी ने 1000 रुपए नहीं दिए होंगे, डी ने 1000 रुपए नहीं दिए, ना इसने दिए 1000 रुपए, तो अब क्रेडिटर ने श्योरिटी डी के अगेंस्ट उन 1000 रुपए की रिकवरी के लिए यहीं पर सेट ऑफ क्लेम कर दिया 1000 रुपए शर्ट के लिए। तो अब ये बताइए कि इस मामले में क्या जो ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ के केस में, जहां पर प्लेंटिफ का कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर का था, इसका कैरेक्टर एग्जीक्यूटर का था, इस केस में डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट यानी कि डी के अगेंस्ट। लेकिन जब आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो इस समय भैया आपका जो कैरेक्टर है वो ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं है, बल्कि आपका कैरेक्टर है क्रेडिटर का, और आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो डी के अगेंस्ट। तो जब सेट ऑफ क्लेम करो डी के अगेंस्ट, वहां पर उसका कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है बल्कि किसका है, श्योरिटी का है। तो इस केस में आप ये बता दो कि क्या सेट ऑफ क्लेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब मैंने बोला कि बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट, यानी कि जब आप
सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, जब प्रतिवादी मुजरे का दावा कर रहा है, तो वहां पर दोनों पार्टीज की वही हैसियत, वही कैरेक्टर होना चाहिए जो प्लेंटिफ के केस में उन दोनों का था। और जैसे मैंने अभी आपको ये इलस्ट्रेशन बताया, तो यहाँ पर जब आप डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पर अब आपका जो कैरेक्टर है वो ना तो एग्जीक्यूटर वाला है ना एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, बल्कि अब आप प्रिंसिपल यानी कि अब आप जो क्रेडिटर हैं या जो श्योरिटी हैं वो कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट सेट ऑफ का क्लेम नहीं कर सकता। और इसमें हमारे जब हम ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ पढ़ रहे हैं, तो इसमें लास्ट एलिमेंट आ रहा है डिफेंडेंट में। अब जरा ध्यान देते हैं कि अब आप डिफेंडेंट हैं, आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, आपको कब करना चाहिए। तो इस बात को भी जान लेना कि जो डिफेंडेंट होता है जब वो डब्ल्यूएस फाइल करता है, तो डब्ल्यूएस जब भी फाइल करेगा वही सिविल यानी कि वही फर्स्ट हियरिंग मानी जाती है, वही प्रथम सुनवाई मानी जाती है। और इस बात को आप ध्यान देंगे, जो प्लेंटिफ होता है वो केस इंस्टीट्यूट करता है, तो जो प्लेंटिफ होता है वो केस इंस्टीट्यूट करता है। और इस बात को ध्यान देते हैं एक मिनट के लिए, जो प्लेंटिफ है, मान लीजिए प्लेंटिफ ने केस इंस्टीट्यूट किया, तो जरा इस बात को सोचें बहुत अच्छे से। जब आप डब्ल्यूएस फाइल कर रहे हो तो डब्ल्यूएस उस दिन आपको फाइल करना चाहिए, यानी कि जब भी आप फाइल करें वही फर्स्ट हियरिंग है। यानी कि प्लेंटिफ ने केस इंस्टीट्यूट किया और दूसरी पार्टी को समन चला गया, समन्स होने के बाद जो डिफेंडेंट है वो डब्ल्यूएस फाइल करेगा, जिस दिन डब्ल्यूएस फाइल करेगा वही सिविल सूट की फर्स्ट हियरिंग मानी जाएगी। और इसी दिन दोनों पार्टीज को, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को, दोनों को वहां पर प्रेजेंट होना होगा, या तो पर्सनली या अपने अपने एडवोकेट के थ्रू। अब हुआ क्या कि जिस दिन आप डब्ल्यूएस फाइल करने कोर्ट में पहुंचे, उसी डब्ल्यूएस के साथ क्या आपको सेट ऑफ के पार्टिकुलर्स भी देने थे या नहीं देने थे कोर्ट में? क्या इसी समय आपको क्या पार्टिकुलर्स देने थे या नहीं देने थे? यस, पार्टिकुलर्स देने चाहिए थे आपको। ये बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा आप जरा। जिस समय आप डब्ल्यूएस फाइल करें उसी समय आपको ये पार्टिकुलर्स फाइल करने चाहिए थे सेट ऑफ के। लेकिन यदि आपने फर्स्ट हियरिंग में डब्ल्यूएस के साथ ये पार्टिकुलर्स फाइल नहीं किए, तो उसके बाद आप तब तक ये डब्ल्यूएस फाइल नहीं कर पाओगे जब तक कि कोर्ट आपको परमिशन ना दे, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। यही कहलाता है हमारा ऑर्डर 8 रूल 6, यही हमारा कहलाता है ऑर्डर 8 रूल 6 और यही कहलाता है हमारा सेट ऑफ। और अब इस बात को भी आप जान लेना कि जो सेट ऑफ होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है लीगल सेट ऑफ और एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो जरा अब इस बात को आप जानिए, सेट ऑफ यानी कि इसे बोलते हैं मुजरा, और ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, एक होता है लीगल सेट ऑफ और एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो जो लीगल है इसे बोलते हैं विधिक, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सामयिक। तो यदि मैं ये बोलूं कि सेट ऑफ इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज लीगल सेट ऑफ और सेकंड वन इज इक्विटेबल सेट ऑफ, तो जो लीगल सेट ऑफ है वो कुछ नहीं बल्कि वही है जो ऑर्डर 8 रूल 6 में मेंशन कर रखा है। कहां कर रखा है? ऑर्डर 8 रूल 6 में। और जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो बेसिकली क्या है, मैं आपको समझा दूं कि पहले इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट्स होती थी, यानी कि जब वहां पर कोडिफाइड लॉ नहीं होता था तो वहां पर जो कोर्ट्स जजमेंट देती थी वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस पे देती थी, और उन्हीं को हम बोलते थे इक्विटेबल कोर्ट्स। तो जब इक्विटेबल कोर्ट्स उन मामलों में भी जहां पर ऑर्डर 8 रूल 6 के कंडीशन सप्लाई नहीं होती थी, जहां पर लीगल सेट ऑफ की कंडीशन सप्लाई नहीं होती थी, वहां पर भी वो डिफेंडेंट को सेट ऑफ क्लेम करने की परमिशन दे देती थी, तो वही कहलाता था हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ। तो जनरली हमारे पूरे सीपीसी में लीगल सेट ऑफ ही देखने को मिलता है, विधिक मुजरा देखने को मिलता है, लेकिन सीपीसी में एक प्रोविजन है जिसमें आप इक्विटेबल सेट ऑफ भी देखने जा रहे हैं, और वो है ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3। तो ये एक प्रोविजन है पूरे सीपीसी में जहां पर आपको इक्विटेबल सेट ऑफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज पूरे सीपीसी में कौन सा आपको सेट ऑफ देखने को मिलता है? ऑर्डर 8 रूल 6। तो आज के लिए हमारा जो ये टॉपिक था वो यहीं के लिए था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और इस बीच में आपको ये बता दूं कि हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीजे प्री को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच इंट्रोड्यूस हो चुका है, और जिसमें प्री के सभी सब्जेक्ट्स लॉ के आपको कराए जाएंगे। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये मॉर्निंग में 7:30 to 9 और इवनिंग में 4 to 5:30 चल रहा है। तो जो कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप इस पे कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।